बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पहली व्लॉग में मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था इसका कि हमारा क्या है, किस तरीके से हम चलना चाह रहे हैं। तो अब हम आए थे कि तजावीज़ क्या दे रहे हैं हम इलेक्शनियरिंग के लिए, और उसमें सबसे पहले हम लेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि क्या यहाँ से हमारा जो स्टार्ट होता आगाज़ होता है, यहाँ से हम किस तरीके से इसको डेवलप कर सकते हैं। मैंने इसको तज्जियाती तौर पे जो पढ़ा तो आइन के आर्टिकल 213 और 218 के उसके सामने से तो मुझे जो इसमें वीकनेसेस नज़र आई हैं वो ये थी, सबसे पहले कि इसका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको सिलेक्शन जो है वो मिल के करते हैं, यानी मुफाहमत से। अब मुफाहमत का मतलब ये होता है कुछ ले कुछ दे, और मुफाहमत अगर कुछ और भी बीच में एलिमेंट्स शामिल हो जाएं तो वो मिली भगत भी बन सकती है। तो इन दीज सर्कमस्टांसेस इसका क्या कोई और तरीका भी है कि सिलेक्शन जो है, जो लोग मतलब दो पार्टियां आमने सामने हैं, उसके अलावा भी कोई तरीका हो सकता है। तो मैंने इस पर गौर किया। दूसरी बात ये थी कि वाई रिटायर्ड जजेस एंड द ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल दैट, और भी लोग सोचा जा सकता है। बहुत सारे जब हुकूमत फंस जाती है तो कहते हैं जी टेक्नोक्रेट्स ले आओ, फलां ले आओ। तो क्या इस जगह पर और लोग नहीं हो सकते हैं जिनमें से लिए जा सके मेंबर्स, और जिनके लिए मतलब है जिनसे उनके काबिलियत को इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि जो रिटायर्ड का जब आप करते हैं तो मेन चीज़ जो मैं समझता हूँ वो ये होती है कि किसी भी जब रिटायर्ड को मिलने वाली कोई अपॉइंटमेंट का चांस होता है तो वो क्या करते हैं, वो 2-3 साल पहले उस पर नज़र रखते हैं और उन लोगों को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। फिर वो अपॉइंटमेंट लेने के बाद रिटायर्ड जो होते हैं वो फिर उनको अप्लाई करना, उनका शुक्रिया अदा करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये रिटायर्ड वाला जो काम है ना, बहुत सारी जगहों पर से ये हटाना शायद हमारे लिए बेहतर हो। Even the serving person with good know-how, with good personality, integrity and all that, they can be inducted. उसके बाद ये था कि ये आप देखें कि इसका जो मौजूदा जो चेहरा है इलेक्शन कमीशन का, वो आला अदलिया वाला है, लेकिन इसकी जो जिस्म है वो सियासतदानों वाला है। देख लें आप, जितने भी आज तक आपने देखा है उसमें ये चीज़ आती है। उसकी वजह ये होती है कि कुछ अदलिया की ज़्यादा पावर्स दे दी गई हैं प्रॉबेबली, जो अदलिया के पास होने चाहिए, या ऐसा सिस्टम करना चाहिए जिससे कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सिर्फ एग्जेक्टिव, उसको एक अमली जामा पहनाने का पॉलिसीज़ का होना चाहिए, और उसमें बहुत ज़्यादा उसके पास जो अथॉरिटीज़ हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं होनी चाहिए, वो अदलिया के पास होनी चाहिए। इन दीज सर्कमस्टांसेस ये वो चीज़ें थी जो मैं समझता था कि वहीं से हमें उसका देखना है। और एक और बात कि इसका प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, हर प्रोविंस से एक एक मेंबर लेते हैं। जब वो प्रोविंस में भेजने वालों का काम नहीं बनता, वो नहीं बनता उनका, तो वो क्या करते हैं, वो उसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्रंकेटेड हो जाता है कमीशन का जो होता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म छोटा है। इसी तरीके से कोई और दो मिल जाएं तो फिर भी कमीशन को इफेक्ट पड़ता है। सो इन दीज सर्कमस्टांसेस कमीशन को नकारा करना बड़ा आसान हो जाता है। तो मेरी नज़र में मैंने जो तजावीज़ पेश की हैं वो कुछ यूँ हैं। सबसे पहले कि ये जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से, इसमें इलेक्शन कमीशन में बंदे लिए जाएं। दूसरा, प्लेटफॉर्म को बड़ा किया जाए। मसलन प्लेटफॉर्म जो है हर सूबे से 3 मेंबर लिए जाएं,
जो कि इन चीज़ों के ऊपर दस्तखत रखते हों और उनका अच्छी रिप्यूट हो और सब कुछ हो। 3-3 जब लेंगे तो वो 12 बन जाएंगे। वो 12 मिलकर जब पूरा फॉर्म बनता है, वो अपने में से एक इलेक्ट करें, इलेक्शन कमीशन, चीफ कमिश्नर जो इलेक्शन कमीशन का है। तो वो जो मिली भगत है ना पार्टियों की, उसको यहाँ पर ख़त्म करें। बल्कि 12 बंदे जो भेजे हुए हैं मुख्तलिफ सूबों से, वो जितने भी कर लेंगे, उसका एक तो ये है कि हमें बेहतर थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि इलेक्ट करने का जो उनका अपना सिस्टम है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसको भी रखा हमने सूबों के ऊपर ही है, लेकिन उसको ज़रा फोरम डिफरेंट कर दिया है, किसी एक बंदे पे या 2 बंदों के रहम करम पर नहीं छोड़ा। और फिर उसमें क्या होता है कि ये टर्न बाय टर्न सूबे में आएगा चीफ जो होगा, और जिस सूबे का चीफ होगा उसको एक मेंबरशिप और दे दी जाएगी। 13 मेंबर का बोर्ड बने, और फिर उसके बाद इनकी जो फंक्शन है उसमें क्या होना चाहिए कि इसके भी उस तरह किया जाए कि फुल कोर्ट जैसे होती है, इसका कम से कम जो है वो ये है कि 6 to 7 मेंबर्स मौजूद हों, तब उसका इजलास हो। तमाम मामलात जो कि कैरियर को डिपेंड करता है, मेंबरान के आगे आने के, सियासतदानों के, तमाम मामलात उनके सामने रखे जाएं। और ये इसी तरह करके फुल कोर्ट जो होती है, जैसे हम कहते हैं, इसी तरह करके उसका भी एक कि कम से कम 9 मेंबर होंगे, तो तब जाके उसका वो कोई डिसीजन हो सकता है। तो ये जो इंडिपेंडेंट है, इसको ज़्यादा ब्रॉड बेस कर दिया जाए, तो मेरा ख्याल ये इंसाफ का एक नॉर्मल तरीका है कि ज़्यादा लोगों पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ज़्यादा की राय शामिल करें, तो उम्मीद है कि वो पहले से बेहतर हो जाएगा। ना उसके बाद इलेक्शन कमीशन को पूरा साल लगाया जाए, काम पर काम दिया जाए, और करते हैं। आइन में तो साफ लिखा हुआ है ना, एज आई अंडरस्टैंड, कि इलेक्शन कमीशन ने हर वक्त वो तैयार रहना है हर किस्म के इलेक्शन के लिए, ठीक है। अब हमें क्या वजूहात हैं वो उनका अजाला करना है। रिसोर्सेज नहीं देते, या क्या होता है कि कोई कभी कहते हैं जी ये हम करवाने के लिए इतने महीने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है। ये अदारा हमारा हर वक्त आइन का पाबंद है एक वक्त पे करवाने का। नाउ इन दीज सर्कमस्टांसेस इनका लोड इस तरह करके बांटा जाए। ये जो स्क्रूटनी वाला काम होता है, मसलन जब भी कोई मेंबर इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, कहीं पर इस लेवल पे आता है, तो वो 1 साल पहले तो कम से कम सोच लेता है कि मैंने करना है। तो 1 साल से लेके किसी वक्त भी जो इलेक्शन का साल होता है, उसमें वो अपने कागजात जो हैं स्क्रूटनी के लिए पुटअप कर दें, भेज दें कि मैं इलेक्शन लड़ना है, मुझे क्लियर करें। अब स्क्रूटनी के लिए 5-6 दिन दिए जाते हैं, जो 4 दिन दिए जाते हैं, वो बड़ा मजाक बना होता है। उससे कहते हैं जी कलमा सुनाओ, उससे कहते हैं जी ये करो वो करो। स्क्रूटनी इस तरह की नहीं है। ये जो बाद में फड्डे पड़ते हैं, व्हाट आई मीन टू से, कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन इतना ब्रॉड बेस्ड है और उसको मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, मैंने अपने जमा करा दी उन पेपर्स, ठीक है, जायदाद के भी हैं, वो केसेस के भी हैं, बैंकों के भी हैं, और क्या होते हैं, और वो मुझे क्लियर कर देते हैं, तो 3 महीने पहले कम से कम मुझे क्लियर करना है। फिर वो जो स्क्रूटनी के इलेक्शन के 5 दिन देते हैं, 4 दिन 3 दिन स्क्रूटनी के होते हैं, उसमें सिर्फ उनकी बात हो, वो जो क्लियरेंस के बाद अगर कोई चीज़ आती है सामने, तो वो उसके ऊपर वो काम करें। तो इसमें वो जो लोग मतलब है जिन्होंने इलेक्शन को जो रनिंग मेट भी होते हैं ना, उनको भी इसके साथ ही क्लियर करवा लेना चाहिए। इसकी जो इलेक्शन कमीशन की जो फंक्शनिंग है, ये देखनी चाहिए, ओवरसी करनी का चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। एक तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 रुकनी बेंच एक स्टैंडिंग हो, जो इनके मामलात, फौरी मामलात को निपटाने वाला हो।
इसका कोई टाइम होना चाहिए कि ये इतनी देर रख सकते हैं, एक डिस्क्रिशनरी है। तो हम कहते हैं जी उसकी मर्जी है, वो जी जब वो करेगा करेगा। नहीं, इनको थोड़ा सा पाबंद करें कि कितने दिनों में करेगा इंसान। डिस्क्रिशन जान देनी पड़ती है, वो डिस्क्रिशन को भी लिमिट किया जाए, ताकि उसके मुताबिक अगर 5-5 साल रख के मैं एक पूरी टेन्योर गुजरवा देता हूँ तो दैट्स नॉट फेयर। इन चीज़ों को मैं ये सिर्फ ये कहता हूँ कि नेगेटिविटी नहीं है, ये है हम डिस्क्रिशनरी पावर्स को पब्लिक के इंटरेस्ट में क्लोज करें कंफर्टेबल लेवल पर, और फिर उनको वहीं चलने दें। तो इस तरीके से वो हो। और फिर उसके बाद जो इनकी सेकंड अपील है, वो 2 रुकनी बेंच जो है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट लार्ज बेंच या फुल बेंच का एहतमाम करे। इस तरीके से मैं समझता हूँ कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये हो जाएगी अगेन प्रोविंसेस से, पब्लिक से। फिर उसके बाद इसका जो ब्रॉड बेस है इतना ब्रॉड हो जाएगा कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें काबू आ जाएंगी। फिर इनको रूल्स ऑफ कंडक्ट जो SOPs हैं उनको भी एक रिव्यू करने की ज़रूरत है कि कितने टाइम में कौन क्या करेगा, उसको थोड़ा सा महदूद करें। तो मेरा ख्याल है, और सुप्रीम कोर्ट इसमें आ जाए इसकी वाली वारसार लिहाज से, तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़े मामला बहुत सारे हमारे सीधे हो जाएंगे। उसके बाद जो दूसरे पॉइंट आते हैं बाद में, जो दूसरे इसके बाद आते हैं, वो हम लेके आते हैं इलेक्शन के मैदान में। फिलहाल मैं समझता हूँ कि यहाँ हम आज सिर्फ इस चीज़ पे आते हैं कि इलेक्शन, हमने एक तो ये किया कि हमें आम तासर इलेक्शनरिंग का क्या है, और दूसरा ये कि पहली जो हमारी बिस्मिल्लाह इलेक्शन कमीशन से हुई है वहाँ पर हमें क्या कुछ करना है, कुछ इसका मैं राइटअप भी दे दूँगा। और फिर उसके बाद हम अब आगे चलेंगे इलेक्शन के मैदान की तरफ। इन द मीन टाइम मुझे ख्याल आया कि आम तौर पर ये होता है, मैं वो भी थोड़ा सा इससे ज़रा हट के बात कर रहा हूँ अपनी एक पर्सनल, कि थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन तो मैंने कराया ही नहीं है, जो तो लोग जानते हैं। तो मैं ये इतना बता दूं कि जितना आर्मी में मैंने टाइम लिया, आम तौर पर, ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी बता देता हूँ कि आम तौर पर लोग कहते लो जी आप हमें फ़ौजी बताएंगे कि हमने कैसे वो चलाना है काम। तो मैं उस सिलसिले को मैं पेशबंदी कर रहा हूँ कि जितना अरसा मैंने, जितना, एक तो मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और इस पर मैंने काफ़ी वर्क किया हुआ है पाकिस्तान स्टडीज़ पर, और जितना टाइम मैंने फ़ौज में गुजारा है एग्जैक्ट उतना टाइम मैंने मीडिया के साथ गुजारा है। पहले मैं नवाए वक्त में कॉलम लिखता रहा हूँ, पहले फ्रीलांस कॉलमनिस्ट था, फिर उनके साथ लिखे, फिर अपने एज एनालिस्ट इन तमाम झमेलों में आए, और उसके बाद मैंने एक सबसे ज़्यादा जो मुझे तजर्बा हासिल हुआ वो नौजवानी में मशरक़ी पाकिस्तान में हासिल हुआ, जहाँ मैंने अवाम की ताकत का सही अंदाज़ा लगाया। और वो अवामी, जब मैं अवाम की बात करता हूँ एक्चुअली वो गहरी छाप है मेरे ज़हन पर कि अवाम की ताकत ही ताकत है और इसके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसके बाद मैंने मशरक़ी पाकिस्तान पर भी जो 2 किताबें लिखी हैं, इंग्लिश में लॉस्ट फॉरएवर, और उर्दू में है बिछड़ गए, जिस पर यूट्यूब पर ड्रामा चलता है, जो बिछड़ गए, वो मेरी अपनी कहानी है। तो मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि फ़ौज के जो दिन हैं वो मेरा एजाज़ है, और जो इस तरह मीडिया के साथ और पब्लिक के साथ मैंने सीखा है, और मेरी उम्र जो है वो ये डिमांड करती है कि अपने हिस्से की शमा में मैं जलाऊं, मैं कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूट करूं, क्योंकि मैंने देखा है तारीख में जब भी कौमों पे ऐसे उलझाव का वक्त आया तो कोई लोग होते थे जो उस रनिंग में नहीं होते थे, ना वो गवर्नमेंट में होते थे, ना वो सियासतदान होते थे, कुछ ऐसा कह जाते थे जो कि दिलों को जाकर लगती थी, और फिर उसमें से उनसे बेहतर लोग आकर अपना कौम को सही रास्तों पे लगा देते थे। इंशाल्लाह हम इसी रास्ते पे चलेंगे अगली व्लॉग तक। थैंक यू।